जो देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो कहाँ खड़ी है, किस तरफ जा रही है, उसकी दशा दिशा, उसका मन की स्थिति क्या है इस वक्त? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्लेटफॉर्म को, जो हमेशा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। हम आपके साथ जुड़ना हमेशा मेरे लिए एक सौभाग्य रहा है। आज चूंकि बड़े सब्जेक्ट पर बात हो रही है, बजट पर बात हो रही है, तो उस जैसा आप बैकड्रॉप बनाना चाहते हैं, बैकड्रॉप यूँ है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पिछले तकरीबन 4 साल से लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस साल दर साल किए चले जा रही है। जो ग्रोथ फेस है वो 4 साल से बम्पर ग्रोथ फेस बरकरार है। अब यहाँ कुछ सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि ये बम्पर ग्रोथ फेस कब तक चलता रहेगा? क्या इस रात की सुबह भी होगी या इस सुबह की रात भी होगी? वो वक्त अब कब आएगा वो किसी को भी कहना मुश्किल है। पर ये है कि उमूमन जब हम एक साइकिल की बात करते हैं, 8 से 9 या 10-12 वर्ष का भी अगर आप साइकिल देखें, तो 4-5 साल के बाद कहीं ना कहीं दिशा बदलती ज़रूर है। ये हमें तारीख सिखाती है, हिस्ट्री हमें ये सिखाता है कि 5 साल बाद उमूमन वक्त बदलता हुआ दिखाई देता है रियल एस्टेट सेक्टर पर। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ है। अब मैं ज़रा थोड़ा मैक्रो पर भी क्विकली आपके सारे दर्शकों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि भारतवर्ष, जिसकी हम आज ओवरऑल जीडीपी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तकरीबन 4-4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो इकोनॉमी है, उसमें रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन महज केवल 7% है। जबकि अगर आप चाइना को देखें, चाइना में पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, ये जीडीपी वाइज भारत से कम 5 गुना बड़ा देश रहा है जीडीपी इकोनॉमी वाइज, और वहाँ उनके रियल एस्टेट का ओवरऑल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो 25% से 30% के आसपास रहा है पिछले कई सालों में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम जहां खड़े हैं, अगर हम उसको केवल हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से आंकना चाहें, तो शायद वो वक्त आ गया है कि अब हमें फिक्र करने की ज़रूरत है कि शायद हम 12 o'clock पोजीशन पीक पर पहुंच चुके, अब ठहराव आना ज़रूरी है, उसके बाद गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्रोथ पर तवज्जो दें, जो बता रहा है कि जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, 4.5 से 5 ट्रिलियन, 5 से 10 ट्रिलियन, ये एक लगातार एक मैराथन चलती हुई दिख रही है। उस दौरान शायद जो हम वो 10 से 12 साल का एक पीरियड देते हैं प्रॉपर्टी क्लॉक को, वो शायद सही साबित ना हो सकता है ये वाला जो जिस प्रॉपर्टी क्लॉक के जिस दौर में हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, ये शायद ये लंबा चले, शायद ये 10-12 साल ना चलते हुए 20-25 साल भी चल सके, क्योंकि भारत केवल एक ही ऐसी इकोनॉमी है जो इस दुनिया में, जहां पर हर चीज ग्लूमी लग रही है, चाहे आप अमेरिका की बात करें, चाइना की, या किसी भी मुल्क की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो चुकी है। भारत केवल वाहिद वो मुल्क है जहां पर 7% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है जी, और अब तो एस्टिमेट बढ़ा दिया गया। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दो पहलू हैं। एक पहलू जो आपको शायद फिक्रमंद कर दे रियल एस्टेट सेक्टर को कि शायद हम पीक आउट कर चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर जो ओवरऑल मुल्क का, भारतवर्ष का जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी दिख रही है, उसे भी अगर हम सामने लाएं तो शायद इतनी जल्दी ये साइकिल खत्म ना हो, लंबा चले। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुलाम साहब आपने पर्सपेक्टिव रखे, एक माइक्रो और एक मैक्रो की। हाँ ठीक है, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि टर्न अराउंड ये वो जो तमाम चीजें, लेकिन एक बड़ी पिक्चर तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। और इनफैक्ट मैं आगे जाके चर्चा में लेकर आऊंगा वो जो हमारा पूरा कमर्शियल रियल एस्टेट है, जिसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया, और ये साल तो इतना चमकीला साल गया है, तो वो आगे की हमारी एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर में बड़े रंग भरता है। खैर उस पर आएंगे धीरे धीरे। तो जैसे मैंने गुलाम साहब से एक पिक्चर समझने की कोशिश की, ये तो इन्होंने अपने ढंग से एक एक्सपर्ट के तौर पे बताई, पर अब यहाँ पर प्रदीप साहब भी हैं, यहाँ पर शेखर भाई भी हैं जो खुद डेवलपर हैं, ऑन ग्राउंड काम करते हैं, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो टेबल की दूसरी तरफ बैठ के चीजों को देखते हैं। शेखर भाई, आपसे एक आइडिया समझना चाहूंगा पहले कि जैसा गुलाम साहब ने 2 तस्वीरें हमारे सामने पेश की, एक जिससे हो सकता है कि अभी हम कंसर्न रहे कि भाई ये घर ज्यादा बिक रहे थे, वो कम बिक रहे थे, अब इनकी बिक्री कम, उनकी ज्यादा, ये तो अभी की बात हो गई। और एक बड़ी पिक्चर है कि एक बड़ा, अभी हमको बहुत लंबा गेम रियल एस्टेट में खेलना है, और नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी इस वक्त एकमात्र वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी तरफ सब देखना चाहेंगे। इस समय आपके लिहाज से हम कहां खड़े हैं इस रियल एस्टेट के फ्रेमवर्क में, फिर हम बजट पे आते हैं। नमस्ते विपिन जी। मेरे ख्याल से 2012 से जो चालू हुआ है 12 रियल एस्टेट का ग्रोथ, और जिस तरह से रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज हो रहा है,
तो जीडीपी नंबर उस वक्त 2% का शेयर था रियल एस्टेट का जीडीपी का, और रियल एस्टेट 10% से ज्यादा सीएजीआर ग्रो कर रहा है पिछले 15 सालों से। तो इस वो नंबर को देखते हुए आज जो नंबर्स बताए, मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का शेयर इन जीडीपी इज 8.4%, और ये हेल्दी शेयर है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मुझे लगता है अगले 10 साल रियल एस्टेट और इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। और जो हमारा प्रधानमंत्री जी की एक सोच है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना, तो वो सोच के साथ में आज पूरा देश जुड़ा हुआ है और पूरा देश उसके पीछे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट भी अगले 10-15 साल रुकने वाला है नहीं। राइट, तो जो गुलाम साहब कह रहे थे लगभग उसी बात को आप भी रख रहे हैं कि बड़ा पिक्चर अगर देखें रियल एस्टेट का तो यहां पर चीजें बदस्तूर जारी रहने वाली हैं। प्रदीप साहब, इसमें आपका व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप ऐसे मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे ज्यादा तेजी, सबसे ज्यादा उथल पुथल, सबसे ज्यादा एक्शन देखा, तो वो एक बात रही। लेकिन जो एक बड़ा पिक्चर जिसको हम अभी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो कैसा है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। एंड देखिए, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर मुझे लगता है आने वाले जो 10 साल है मैं उस पर बहुत बुलिश हूँ। मार्केट है, थोड़ा अप एंड डाउन होता है, क्योंकि प्राइसेस देखें तो आप लास्ट 5 सालों में आफ्टर कोविड ऑलमोस्ट हॉकी स्टिक स्टाइल के अंदर एकदम ग्रो हुआ है। और कहीं ना कहीं जो एक कॉमन मैन है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है जब वो बाइंग करने बाजार में उतरता है। आप ये देखें कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो जो प्राइजेज हैं लास्ट 5 साल में 100% से भी ज्यादा राइज कर गए हैं। कई टेरिटरी तो ऐसी है जहां 100% से भी ज्यादा आपको जंप दिखाई देने को मिलेगा। इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि पिछले 2020 से पहले प्राइजेज लगभग 6-7 साल तक इंक्रीज नहीं हुए थे। सडनली जैसे ही प्राइस अप होने शुरू हुए तो एकदम प्राइस ने काफी जंप मारा, जिससे रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, जिसमें लैंड भी एक बड़ा मटेरियल काफी ज्यादा उसमें प्राइस जंप हुआ। और भी दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर भी लेबर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर आप इंडिया की इकोनॉमी देखें जिस तरीके से ग्रो कर रही है या आने वाले वक्त में जिस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। साथ में जैसा अभी गुलाम ने भी कहा कि हमारी इस जीडीपी में केवल रियल एस्टेट का भी केवल 7% का ही शेयर है। बहुत कम है ये शेयर किसी भी ऐसी कंट्री को जो डेवलपिंग है। और जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 2047 तक हमारा देश जो है डेवलप्ड कंट्री होगा, तो उसका मीनिंग ये है कि आने वाले 22 साल में हर परिवार को एक घर मिलेगा और एक जॉब भी मिलेगी। तो ऐसे में जो घरों की डिमांड है उसकी सप्लाई कैसे पूरी होगी? क्योंकि एक तो रेरा आने के बाद जो सप्लाई है बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है। पहले की तरह फ्लाई बाय नाइट डेवलपर्स नहीं है। ऐसी सप्लाई अब बाजार में नहीं आती है जो कहीं ना कहीं जिसको देने में या जिसको डेवलपर से उसको अपने कस्टमर को मिलने में दिक्कत आती है, वो सारी चीजें अब बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं खत्म हो चुकी हैं। तो ऐसे में जब आप ऑर्गेनाइज सप्लाई की बात करते हैं तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट रहने वाली है। और खास करके अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो आने वाले वक्त में जिस तरीके की सप्लाई मुझे दिखाई दे रही है वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत प्राइजेज ऊपर नीचे होते हैं, उससे लगता है कि शायद प्राइस का पीक बन गया है। बिल्कुल ठीक बात है, प्राइस का पीक बनना भी चाहिए क्योंकि कस्टमर जो है उसको भी कहीं ना कहीं एक सांस मिलनी चाहिए। अगर प्राइजेस बढ़ते चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है आज जब पूरा का पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक अलग तरीके के स्टाइल में चल रहा है, ऐसे में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ग्रो करे और साथ में कुछ ऐसी चीजें दे इस बजट के अंदर जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। राइट, तो एक छोटी सी दिशा यहाँ पर रख दी प्रदीप साहब ने कि अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग के लिए कुछ आना चाहिए। विस्तार में इसमें आगे हम जाते हैं। गुलाम साहब, अब चलिए बजट पर